अब बैंक एफबीआर के एजेंट के तौर पर काम करेगा। कोई भी पेमेंट होगी तो बैंक उसमें से टैक्स काटेगा और एफबीआर को जमा करवाएगा। ये किन लोगों पर अप्लाई होता है? क्या बिजनेस के ऊपर अप्लाई होगा या इंडिविजुअल हर किसी के ऊपर अप्लाई होगा? ये डॉक्यूमेंट कब इशू किया गया है? इस डॉक्यूमेंट का पर्पस क्या है? आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग का, उसमें हूं फहीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो एफबीआर ने एक डॉक्यूमेंट इशू किया है। एफबीआर की वेबसाइट पे जाएं तो वहां पे आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे है SRO 2041 जो कि स्वैप एजेंट के नाम से डॉक्यूमेंट इशू किया गया है। इसको 10 दिसंबर को इशू किया गया है। इसमें 34 डिफरेंट बैंकों की लिस्ट जारी की गई है कि वो एज ए एजेंट काम करेंगे जब पेमेंट होगी। मैं इस डॉक्यूमेंट को एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूं। और ये एक चीज याद रखें, ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों पर अप्लाई होगा जो बिजनेस करते हुए विदहोल्डिंग एजेंट है। मतलब फॉर एग्जांपल आप बिजनेस कर रहे हैं और आपने अपने वेंडर्स को पेमेंट करनी है तो आपने कानून के मुताबिक टैक्स भी विदहोल्ड करना है। इससे पहले आप खुद विदहोल्ड कर रहे थे, अब बैंक आपके बिहाफ पे विदहोल्ड करेगा, आपको भी चेक करेगा और आपके वेंडर्स को जिस पार्टी को आप पेमेंट कर रहे हैं उसको भी चेक करेगा। जहां पे उसको कोई मसला नजर आएगा वहीं पे वो चीज रोक देगा और ट्रांजैक्शन आगे प्रोसेस ही नहीं होगी। ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। सबसे पहले हम थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। यहां पे हम ये स्टडी करते हैं कि जो करंट प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि आप किसी वेंडर से, किसी पार्टी से कोई चीज परचेज करते हैं। आप मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, यानी कि कोई एक ऐसा प्रोसेस यूनिट है जहां पे चीजें आप परचेज करते हैं, बनाते हैं और आगे बेचते हैं। या आप अदर देन मैन्युफैक्चरर भी हो सकते हैं, मतलब आप डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं, होलसेलर हो सकते हैं, इंपोर्टर हो सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब आप पार्टी से कोई चीज परचेज करते हैं तो आपने अगला काम क्या करना होता है कि आपने उनको पेमेंट करनी है। पेमेंट के टाइम पे आप दो चीजें चेक कर रहे होते हैं। एक, आप क्या करते हैं, जो टैक्स है वो विदहोल्ड करते हैं, जो भी टैक्स होता है। फॉर एग्जांपल आप 5% आपने विदहोल्ड किया, आपने लेट्स से आपने 5.5% विदहोल्ड कर लिया, जो भी रेट है हमने विदहोल्ड किया। एक अमाउंट आप टैक्स की विदहोल्ड करते हैं, दूसरा आप क्या करते हैं, जो रिमेनिंग अमाउंट होती है वो चेक इशू कर देते हैं। और ये जो अमाउंट टैक्स की अमाउंट होती है इसके ऊपर एग्जम्पशन, कुछ लोगों के पास एग्जम्पशन सर्टिफिकेट भी होता है, मतलब आप उनका टैक्स विदहोल्ड नहीं करते या कम करते हैं। जैसे अभी 1% डिडक्ट होता है रिड्यूस रेट पे, तो हम अज्यूम करते हैं कि आपने क्या किया, टैक्स भी विदहोल्ड किया। अब जब ये टैक्स विदहोल्ड होता है तो आप इसको 7 या 15 दिन के अंदर एफबीआर को जमा करवाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, सम टाइम ये लेट भी हो जाता है। मतलब ट्रांजैक्शन आप आज कर रहे हैं, टैक्स आप 7 या 15 दिन के बाद जमा करवाते हैं। ये दोनों चीजें हम ऑलरेडी विदहोल्डिंग के लेक्चर में देख चुके हैं कि 7 दिन से 15 दिन कैसे होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आप हर क्वार्टर में जाकर क्वार्टरली जो स्टेटमेंट है वो फाइल करते हैं, विदहोल्डिंग स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं वो फाइल करते हैं। उसमें इनकी ये सारी डिटेल मेंशन कर देते हैं किस पार्टी को पेमेंट हुई है। साल के एंड में जाके आप एनुअल जो स्टेटमेंट है वो भी फाइल हम करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि साल में जो 4 स्टेटमेंट फाइल की जाती हैं क्वार्टरली, उसको कंबाइन करते हैं एक स्टेटमेंट में और फाइल कर देते हैं। एफबीआर के पास ये सारी इंफॉर्मेशन चली जाती है। अब होता क्या है, एफबीआर जो आप काम कर रहे हैं ये सारा मैनुअल काम है। मतलब आप डाटा अपलोड करते हैं, आप ही टैक्स का चालान बनाते हैं, पीएसआईडी बनाते हैं और उसके बाद वो पीएसआईडी लेके जाते हैं बैंक में और बैंक उसको प्रोसेस कर देता है। ये काम इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन में हो रहा होता है कि अगर कोई इसमें गलती हो या टैक्स जमा ना करवाया जाए तो एफबीआर के पास कोई भी ऐसा टूल नहीं है, कोई भी ऐसा प्रोसेस अवेलेबल नहीं है कि वो आपको कहे कि जी आपने टैक्स जो है वो कम जमा करवाया है, क्योंकि सारा काम मैनुअल है। जब तक कि वो इनका ऑडिट ना कर ले टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद। अब एफबीआर ने क्या किया है, इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम बना लिया है। अब ये समझिएगा कि सिस्टम क्या करेगा। यहां पे हम लिख देते हैं कि जो नया सिस्टम आया है स्वैप एजेंट वाला, उसके मुताबिक क्या होगा। सबसे पहले वैसे ही है कि वेंडर से आप चीज परचेज करेंगे, आप मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं या आप अदर देन मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं। फिर आप करेंगे पेमेंट। अब यहां पे आके चेंजिंग स्टार्ट हो गई है। अब आप देखें कि जब आप यहां पे पहले प्रोसेस में पेमेंट करते हैं तो हम ये कहते हैं कि आपने 1 लाख की पेमेंट करनी है जो आपने वेंडर्स का टैक्स विदहोल्ड किया है, मतलब पार्टी का टैक्स विदहोल्ड किया है जिन लोगों से आप चीजें परचेज कर रहे हैं या सर्विसेज ले रहे हैं। हम ये कहते हैं ए पार्टी है, उसमें बी है, सी है, डी है और ई है। इन सब की अमाउंट जमा करने के बाद जो टोटल अमाउंट बनती है वो बनती है 1 लाख। आपने रेलिवेंट सेक्शन सेलेक्ट किया,
रेलिवेंट जो कोड था वो सिलेक्ट किया और एक PSID बनाया और बैंक के पास चले गए। बैंक ने क्या किया, उस PSID नंबर को के मुताबिक आपके अकाउंट से FBR के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। जब पैसे ट्रांसफर हो गए तो आपको FBR की तरफ से CPR मिल जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि पेमेंट हो गई है। अब बैंक का रोल क्या है अभी कि वो सिर्फ PSID पकड़ता है और आपके अकाउंट से पैसे FBR के अकाउंट में भेज देता है और कोई भी चीज चेक नहीं कर रहा। हालांकि वो एक बहुत बड़े लेवल पे इस पेमेंट को ट्रांसफर कर रहा होता है, लेकिन वो इस डॉक्यूमेंट की बेस पे पेमेंट ट्रांसफर करता है, कोई भी चीज चेक नहीं करता। अब FBR ने क्या किया है, तीन पार्टियां होगी, आप समझिएगा कि एक है वेंडर, एक आप हैं जिन लोगों ने चीजें परचेज की। फॉर एग्जांपल पार्टी ए है, वेंडर पार्टी एक्स है और यहां पे पार्टी बी है, ये बैंक है। FBR ने क्या किया कि FBR ने ये कहा कि भाई अच्छा यहां पे आके कहीं पे FBR भी अवेलेबल है। FBR ने ये कहा कि भाई ये दोनों पार्टीज तो मिल सकती हैं, ये मुझे पेमेंट कम भी कर सकती हैं, टैक्स भी कम काट सकती हैं। ऑडिट करने के बाद मैं चेक कर सकता हूं कि ये पेमेंट कितनी हुई है। FBR ने यहां पे इंडिपेंडेंट पार्टी ऐड कर दी, बैंक, और उसने ये कहा कि तुम एज ए एजेंट काम करोगे, मेरे एजेंट। मतलब जो ये पेमेंट कर रहा है पार्टी ए पार्टी बी को या पार्टी एक्स को, इस बैंक ने चेक करना है कि वो पेमेंट ठीक है, टैक्स रेट ठीक लगा है, ये वेंडर्स ठीक है, इसकी कोई इनवाइस में मसला तो नहीं है, सारी चीजें वो चेक करेगा। अब इस प्रोसेस को आपने जेहन में रखना है। और हम आते हैं ऊपर पेमेंट के टाइम पे। अब क्या होगा, यहां पे तो हमने ये देखा कि भाई चेक बन गया और टैक्स रेट लग गया। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये पेमेंट जाएगी बैंक में। बैंक आपको एक एप्लीकेशन देगा API, मतलब ये है कि FBR और बैंक मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे, जैसे IRS सॉफ्टवेयर है, उसके मुताबिक आप डाटा अपलोड करेंगे। मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूं कि जहां पे पे रोल या सैलरी ट्रांसफर अभी हो रही है किसी भी कंपनी में या बिजनेस में, हम एक फाइल के थ्रू बैंक में डाटा अपलोड करते हैं और उसके बाद ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं और सैलरी सबके अकाउंट में, सब एम्प्लॉइज के अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाती है। इसी तरीके से बैंक अब यहाँ पे API देगा, वहां पे आप सारे वेंडर्स की इंफॉर्मेशन लिखेंगे कि उनका पहले नंबर पे हम लिखेंगे उनका NTN क्या है, जैसे हम विदहोल्डिंग स्टेटमेंट में या चालान बनाते हुए लिखते हैं। उसके बाद हम ये लिखेंगे कि डेट ऑफ इनवाइस क्या है, फिर हम ये लिखेंगे कि भाई ये पेमेंट की अमाउंट कितनी है, एक्सक्लूडिंग टैक्स अमाउंट कितनी है, फिर हम ये लिखेंगे सेल टैक्स कितना है, और उसके बाद आएगा जी ग्रॉस अमाउंट कितनी है। फिर हम लिखेंगे कि जी इसका कोड क्या है, किस कोड के मुताबिक ये जो टैक्स है वो डिडक्ट होगा। ये फाइल एक सिस्टमैटिक फाइल होगी, एक सॉफ्टवेयर होगा। यहाँ पे 3 या 4 चीजें हम लिख सकेंगे, बाकी सारी चीजें सिस्टम खुद उठाएगा। जैसे FBR की वेबसाइट के साथ वो लिंक होगा, अगर कोई फाइलर होगा तो फाइलर आ जाएगा, नॉन फाइलर होगा तो नॉन फाइलर आ जाएगा। सारी चीजें वो खुद करने के बाद बैंक क्या करेगा, उसको करेगा वेरीफाई। इसकी दूसरी एग्जांपल ऐसे ही है, जैसे आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो बैंक EFI फॉर्म इशू करता है वेरिफिकेशन के बाद VBOC के अंदर। इसी तरीके से बैंक यहां पे इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, चेक करेगा। चेक करने के बाद वो जो अमाउंट टैक्स की अमाउंट है, अच्छा यहां पे एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है कि यहां पे टैक्स भी साथ ही डिडक्ट कर लिया जाएगा और साथ ही गवर्नमेंट को जमा करवा दिया जाएगा। जैसे ही आपके अकाउंट से पेमेंट जाएगी वेंडर को, रियल टाइम बेसिस पे जो टैक्स है वो भी गवर्नमेंट को चला जाएगा। अब यहां पे आप देखें तो आप 7 या 15 दिन के अंदर टैक्स जमा करवा रहे हैं। FBR को जो चीज 15 दिन के बाद मिलनी है उनको रियल टाइम उसी टाइम पे मिल जाएगी, उनके कैश फ्लो बेहतर होंगे और जो टारगेट्स हैं उनके वो भी टाइमली अचीव होंगे। अब होता क्या है, जब ये सारी चीजें हो रही होती हैं तो टैक्स तो हम डिडक्ट करते हैं, हम सम टाइम लेट भी जमा करवाते हैं। तो बेसिकली अब FBR ने ये किया कि सारे काम को चेक करने के लिए, वेंडर को चेक करने के लिए, मैन्युफैक्चरर को चेक करने के लिए उन्होंने बैंक को इन्वॉल्व कर दिया कि पेमेंट तुमने सिर्फ ये काम नहीं करना कि PSID उठाओ और पेमेंट कर दो, तुमने सारी ट्रांजैक्शन को खुद चेक करना है, मॉनिटर करना है। जहां पे उसको लगे कि कोई मसला है ट्रांजैक्शन में, कोई इशू है, वो वहीं पे ट्रांजैक्शन रोक देगा और प्रोसेस ही नहीं करेगा। इससे पहले क्या होता है कि चीजें प्रोसेस हो जाती हैं, FBR नोटिस भेजता है, कुछ सालों के बाद उसका ऑडिट करता है, फिर उसको पता चलता है कि ये चीज ऐसे हुई है,
तब तक जिन लोगों ने कुछ करना होता है, फेक इनवाइसेस इशू करनी होती है, कुछ भी करना होता है, तब तक वो उस काउंट को क्लोज कर चुके होते हैं। एफबीआर जब उसके पीछे जाता है तो पता चलता है कि वहां पे तो कोई अवेलेबल ही नहीं है, कोई ट्रेस होने वाला बंदा ही नहीं है। अब उसने रियल टाइम रिपोर्टिंग पे आ गया कि जब ट्रांजैक्शन हो बैंक उसको चेक करेगा, बैंक उसको अपडेट करेगा और बैंक के ऊपर उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर दी है। बैंक उसको लाजमी चेक करेगा, एक प्रोसीजर के थ्रू, एक लॉ बन गया है। जब ये सारी चीजें अपडेट होंगी तो इसमें फायदा किसका होगा? एफबीआर को। एफबीआर को इंफॉर्मेशन टाइमली मिलेगी, एफबीआर को पेमेंट टाइमली मिलेगी और बैंक जो है वो अपनी कमीशन लेगा या जो भी उनका एग्रीमेंट होता है एफबीआर से, वो अपने उस ट्रांजैक्शन की बेस पे अपना जो भी शेयर है वो एफबीआर से लेगा। तो ये सारे काम के कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। अगर हम इसकी बात करें कि इसके बेनिफिट्स क्या है, तो सबसे पहले तो एफबीआर को बेनिफिट है कि उनको रियल टाइम जो कैश है वो रिसीव होना शुरू हो जाएगा। दूसरा बेनिफिट क्या है कि बैंक का जो इनकम है उनका एक और अपॉर्चुनिटी उनको मिल गई है कि वो एफबीआर से या कस्टमर से ट्रांजैक्शन के पैसे लेंगे क्योंकि वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। तीसरा इसका बेनिफिट क्या है कि जो ऑलरेडी फेक इनवाइसेस का बिजनेस लोग करते हैं या ट्रांजैक्शन करते हैं वो ऑन टाइम पकड़ी जाएंगी। तो ये सारी चीजें एफबीआर की तरफ बेनिफिट है। जो अगर हम इसके जो डिसएडवांटेज है उसकी अगर बात करें तो नंबर 1 किया है कि इसका अगर कोई कॉस्ट देगा एपीआई, बैंक अपनी एप्लीकेशन देगा तो हो सकता है बैंक उसके मिनिमम चार्जेस भी चार्ज करे। तीसरा ये आता है कि इसमें चूंकि एक नया सिस्टम है, जो बिजनेसमैन जिनके पास रिसोर्सेज कम है, स्टाफ कम है, उनको सिस्टम को समझना, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेना ये एक मुश्किल टास्क होगा। चौथा जो स्टेप वो क्या है कि ये टाइम कंज्यूमिंग टास्क भी है। मतलब आप भेजें, बैंक के साथ कम्युनिकेशन करें, मसला आ गया तो उसको रिजॉल्व करें। एक ट्रांजैक्शन जो बड़ी क्विकली हो सकती थी अब वो डिले हो सकती है जब तक कि सिस्टम मैच्योर नहीं होता। चौथी जो चीज आती है वो ये है कि आपके जो कैश फ्लो हैं वो डिस्टर्ब होंगे। अगर 100 रुपए की पेमेंट थी तो 95 आपने आज कर दी, 5 रुपए की पेमेंट के लिए आपके पास 15 दिन अवेलेबल थे, अब आपको 100 की पेमेंट आज ही करनी है। जैसे ही वेंडर के अकाउंट में पैसे जाएंगे एफबीआर यहाँ पे बैंक पैदा हो जाएगा कि भाई 5 रुपए एफबीआर को भी दें, तो आपको 100 आज ही रेंज करने हैं, बजाय कि आपके पास कुछ लेवरेज अवेलेबल हो और आप 15 दिन के बाद पेमेंट कर दें या 7 दिन के बाद पेमेंट कर दें। अब वो प्रोसेस खत्म हो गया है। तो ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है एफबीआर का, ये उन्होंने इशू किया है। इसमें 34 डिफरेंट बैंक को के नाम को ऐड कर दिया गया है। बाद में उन्होंने ये कहा है कि जी ये जो सेक्शन है ये अभी सिर्फ और सिर्फ पार्टी को पेमेंट करने के लिए, मतलब 153 सेक्शन जो है वेंडर्स की पेमेंट के ऊपर अप्लाई होगा। बाद में इसको रेंट के ऊपर भी अप्लाई कर दिया जाएगा, सैलरी के ऊपर भी कर दिया जाएगा और अदर पेमेंट के ऊपर भी कर दिया जाएगा। हर ट्रांजैक्शन के ऊपर बैंक की नजर होगी और बैंक एफबीआर के एजेंट के तौर पर काम करेगा। अभी 34 बैंक की लिस्ट जारी कर दी गई है, ये सारे एजेंट होंगे और कुछ दिनों के बाद इसका प्रोसेस भी आ जाएगा, इसका सिस्टम भी आ जाएगा, इसकी एप्लीकेशन भी आ जाएगी। अभी तक जो सिस्टम है वो पुराने सिस्टम के मुताबिक पेमेंट हो रही है, लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक दिसंबर के महीने में इसके ऊपर फाइनल अपडेट भी आ जाएगी और जनवरी से ये सिस्टम इंप्लीमेंट हो जाएगा। आपके पास कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।